गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के 13वें समूह के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। इसमें हम इसके भौतिक गुणों को देख रहे थे। इसके पिछले अध्याय में हमने भौतिक गुणों के बारे में चर्चा किया है। इसके आगे हम इसके भौतिक गुणों में इसके आयनन ऊर्जा के बारे में देखते हैं। आयनन ऊर्जा क्या है? प्यारे बच्चों, आयनन ऊर्जा क्या है एक बार हम फिर देख लेते हैं। हालांकि पूर्व के कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। किसी भी परमाणु के विलगित अवस्था में या गैसीय अवस्था में अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसमें आयनन ऊर्जा में हम 13वें समूह के आयनन ऊर्जा के बारे में देखें तो हम ये पाते हैं कि एस ब्लॉक के समूह क्रमांक 1 और 2 के तत्वों के अपेक्षाकृत 13वें समूह के तत्वों के आयनन ऊर्जा कम पाई जाती है। प्रथम आयनन ऊर्जा यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसकी आयनन ऊर्जा बहुत कम पाई जाती है। उसका कारण ये है, जैसे हम दूसरे समूह के तत्वों से इसकी तुलना करते हैं। दूसरे समूह के तत्व में जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और हम इसका बोरान का देखते हैं। इसका बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 5 और इसका 12 है। इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। इसी प्रकार बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 1s2, 2s2, 2p1। देखिए, 13वें समूह का प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम होता है द्वितीय एस ब्लॉक के द्वितीय समूह के आयनन ऊर्जा से। यानी हम द्वितीय समूह के आयनन ऊर्जा में हम मैग्नीशियम को उदाहरण के रूप में लेते हैं तो इसमें पाते हैं क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पर बोरान के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा का आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा का मान कम है। और इसी प्रकार मैग्नीशियम में देखते हैं जो समूह क्रमांक 2 के एस ब्लॉक के तत्व हैं, जिसमें 3s के जो इलेक्ट्रॉन है, एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं, वो युग्मित हैं। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा का आवश्यकता पड़ती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कम पाया जाता है ये। इसके बाद में हम देखते हैं आगे की ओर इसके आयनन ऊर्जा में किस प्रकार से इसकी कमी और वृद्धि होती है उसको देखते हैं। ये तो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान हो गया। अब 13वें समूह जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन 13वें समूह के तत्वों के आयनन ऊर्जा का मान किस प्रकार होता है उसको देखते हैं। बोरान से एल्युमिनियम तक इसकी आयनन ऊर्जा का मान घटती है। गैलियम की आयनन ऊर्जा और एल्युमिनियम की आयनन ऊर्जा समान होती है, वही रहता है। इसके बाद में इंडियम की आयनन ऊर्जा घटती है। उसके बाद में थैलियम की आयनन ऊर्जा पुनः बढ़ जाती है। इसका कारण जानते हैं। देखिए, इस प्रकार से आयनन ऊर्जा का मान क्रमशः है। बोरान से एल्युमिनियम तक आयनन ऊर्जा का मान घटती है। गैलियम और एल्युमिनियम की आयनन ऊर्जा, गैलियम की आयनन ऊर्जा एल्युमिनियम के समान ही होती है। और इसी प्रकार इंडियम की आयनन ऊर्जा पुनः घटती है और थैलियम की आयनन ऊर्जा पुनः वृद्धि होती है। क्यों ऐसा होता है उसको देख लेते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि इसमें देखिए, आयनन ऊर्जा घटने का कारण ये होता है, बोरान से एल्युमिनियम तक आयनन ऊर्जा का मान घटने का कारण ये है कि परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ने की वजह से नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक हो जाती है। जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक हो जाती है तो आकर्षण शक्ति कम होता है, इसलिए बोरान से एल्युमिनियम तक की आयनन ऊर्जा का मान घटता है। और गैलियम की आयनन ऊर्जा एल्युमिनियम की भांति होती है, क्योंकि उसमें पर्याप्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए उसकी आयनन ऊर्जा उतनी ही रहती है। और इंडियम की आयनन ऊर्जा इसलिए घटती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है। तो आकार बढ़ने की वजह से ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन
की जो आकर्षण शक्ति है वो कम हो जाती है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा पुनः घटती है। और थेलियम की आयनन ऊर्जा में पूरा वृद्धि होती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि इसमें परिरक्षण प्रभाव कम होता है। परिरक्षण प्रभाव शब्द आया है जिसको शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शिल्डिंग इफेक्ट ये होता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में अंदर के कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर के कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अपेक्षाकृत आकर्षण शक्ति अंदर के कोषों में अधिक होती है। ये इसलिए होता है। तो इसमें परिरक्षण प्रभाव, बोरान में परिरक्षण प्रभाव कम पाया जाता है, और इसी प्रकार से इसमें थेलियम में परिरक्षण प्रभाव अधिक पाया जाता है, और इसमें फिर इसी प्रकार से इसमें परिरक्षण प्रभाव कम ज़्यादा होते रहता है। इसलिए इसके आयनन ऊर्जा के मान में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। इसके बाद हम आते हैं इसके धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, धन विद्युतीय लक्षण। तेरहवें समूह के तत्वों में धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो इनके धन विद्युतीय लक्षण जो है वो क्रमशः बढ़ते जाती है। इसमें धन विद्युतीय लक्षण बढ़ने का कारण ये होता है क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसके धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः बढ़ते जाते हैं ये। और इसके बढ़ने का कारण क्या होता है ये, क्योंकि आयनिक ऊर्जा इसमें घटती है। आयनिक ऊर्जा घटने के वजह से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं आवर्त सारणी में 13वें समूह में, तो इसकी आयनन ऊर्जा घट जाती है। हाँ, तो बच्चों हम 13वें समूह के तत्वों के धन विद्युतीय लक्षण को देख रहे थे। इसमें धन विद्युतीय लक्षण में 13वें समूह के जितने भी तत्व हैं उन तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनकी धन विद्युतीय लक्षण में वृद्धि होती है, क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा का मान घटता है। इसलिए अब इसमें यदि ऊपर से नीचे की ओर देखें तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थेलियम है ये। तो इस प्रकार इसके धन विद्युतीय लक्षण जो है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये बढ़ती है, धन विद्युतीय लक्षण बढ़ती है, और इसके आयनन ऊर्जा जो है क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर घटती है। तो ये हो गया इसके 13वें समूह के तत्वों के धन विद्युतीय लक्षण के बारे में। अब इसके बाद में हम आते हैं बोरान के संबंध में। बोरान जो है वो सेमी मेटल कहलाता है, अर्धधातु तत्व। बोरान जो है, बोरान अर्ध धातु तत्व कहलाता है, अर्थात अर्धधातु, यानी इसको हम सेमी मेटल भी बोलते हैं, अंग्रेजी में सेमी मेटल बोलते हैं। अर्थात बोरान में धातु और अर्धधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें धातुओं के ज़्यादा नज़दीक होते, अधातुओं के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन ये अधातुओं के ज़्यादा नज़दीक होते हैं और ये विद्युत के कम चालक होते हैं। तो ये हो गए इसके धन विद्युतीय लक्षण के संबंध में। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे जो गुण है वो है ऑक्सीकरण अवस्था। तेरहवें समूह के तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था। इसको देख लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था को। 13वें समूह का ऑक्सीकरण अवस्था को हम जानने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोरान का उदाहरण लेते हैं। बोरान के अंतिम कोष में देखते हैं 1s2, 2s2 और 2p1, ये यानी इसके अंतिम कोष में, जिसको हम संयोजी कोष भी कहते हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता में भाग लेते हैं
इसलिए एल्युमिनियम और बोरान की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं ये, इसलिए +3 है ये। बाकी के अन्य तत्व जो हैं वो, बाकी के अन्य तत्व 13वें समूह के अन्य तत्व +1 और +3 ये 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताते हैं। +1 कब बताता है? जब एक इलेक्ट्रॉन को p कक्षक एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तब वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था बताता है, और जब P1 और P के इलेक्ट्रॉन और S के इलेक्ट्रॉन तीनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं उस समय ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था बताते हैं। लेकिन ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अपेक्षाकृत +1 ऑक्सीकरण अवस्था में ज़्यादा स्थायी होते हैं ये। तो ये इनके ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। अब इसके पश्चात में हमको ये भी देखना होगा कि इसमें जो ये 2s के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सामान्य बंधन में भाग नहीं लेते। सामान्य बंधन में भाग नहीं लेने की प्रवृत्ति के कारण इसको अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ये 2s के इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी 13वें समूह के तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अंतिम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन, S के 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंधन में भाग नहीं लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इसको अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म। इस कारण से ये न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक बनाते हैं। ये समूह के तत्व जो है न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक बनाते हैं ये इस प्रकार से, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। अब इसके बाद में अगला गुण जो देखते हैं वो है अपचायक गुण। मानक अपचायक विभव। तेरहवें समूह के तत्वों में मानक अपचायक विभव अत्यधिक होता है, और जिस तत्व का भी मानक अपचायक विभव जितना अधिक होगा वो प्रबल अपचायक होंगे। प्रबल अपचायक, इनके अपचायक का जो क्रम है, घटता क्रम इस प्रकार होगा। अपचायक गुण का घटता क्रम 13वें समूह का, एल्युमिनियम सबसे अधिक अपचायक गुण पाया जाता है, गैलेनियम उससे कम, इंडियम उससे कम, ये, और ये थेलियम। थेलियम ये अपचायक गुण का घटता हुआ क्रम है। सबसे अधिक अपचायक गुण एल्युमिनियम में पाया जाता है, उसके बाद उससे कम गैलेनियम, इंडियम और थेलियम, ये अपचायक गुण का घटता हुआ क्रम है ये। इसके बाद हम आते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। अभी तक हमने इसके भौतिक गुणों को, 13वें समूह के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। अब इसके पश्चात हम आते हैं इसके रासायनिक गुणों का। सामान्य रूप से 13वें समूह के सभी तत्वों के सामान्य रासायनिक गुणों को देखते हैं, किस प्रकार किस तत्व से कैसे क्रिया करते हैं उसको रासायनिक गुणों के द्वारा ही जाना जा सकता है। आइए इसका रासायनिक गुण को देखते हैं। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमको इनके इस तत्व के जो पहला तत्व है जिसको बोरान कहते हैं ये, ठीक है, उनको देख लेते हैं। रासायनिक गुणों में हम ये जानते हैं कि बोरान इस 13वें समूह के तत्व का पहला तत्व है। इसका आकार छोटा होता है और आकार छोटे होने की वजह से ये जो बोरान हैं उसमें आवेश की मात्रा अधिक होती है।
तो ये हो गया इसके रासायनिक गुणों के बारे में। अब इसके बाद में रासायनिक गुणों के बारे में हम और आगे देखते हैं, वो ये है इनके हाइड्राइड्स के बारे में। पहला गुण में हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स, पहले तो ये देख लेते हैं कि हाइड्राइड कहते किसको हैं। ये कोई भी तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो वो तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करने के बाद जो नया यौगिक बनाता है वो उस तत्व का हाइड्राइड कहलाता है। वैसे इस समूह के जितने भी तत्व हैं वो यानी 13वें समूह के तत्व सीधे हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से ये हाइड्रोजन से क्रिया करके उनके हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड कैसे बनते हैं उसको भी देख लेते हैं। ये सर्वप्रथम ये इसमें जो हाइड्राइड्स होता है, बोरान के जो हाइड्राइड्स हैं वो हाइड्राइड को हम बोरेन कहते हैं। बोरान के हाइड्राइड्स को बोरेन कहते हैं। बोरेन, इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। बोरान के हाइड्राइड को 2 श्रेणियों में बांटा गया है और उनका सामान्य सूत्र है हाइड्राइड का सामान्य सूत्र BnH2n+4। सॉरी, H2n नहीं है ये, BnHn+4 एक श्रेणी है ये। दूसरा श्रेणी जो है वो है BnHn+6। ये 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ये बोरान के हाइड्रेट को हम बोरेन कहते हैं और उसमें से बोरान के हाइड्रेट का सामान्य सूत्र इस सूत्र के द्वारा, यानी ये बोरान की n बराबर जो है बोरान के परमाणुओं की संख्या है। ये जितने इसमें होंगे उतने हाइड्रोजन होंगे और उसके 4 गुना उसमें और जोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी है ये, जितने बोरान के परमाणु होंगे हाइड्रोजन उतने रहेंगे, उसमें 6 और जोड़ देंगे। तो ये उनके सामान्य सूत्र हो गया। इन सामान्य सूत्रों के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। अब इसके जो सरल प्रकार के जो बोरेन हैं उसको देख लेते हैं, जिसको डाई बोरेन कहते हैं। इनकी संरचना को देख लेते हैं। डाई बोरेन की संरचना, डाइबोरेन की संरचना को एक सूत्र के द्वारा देखते हैं। संरचना के द्वारा, सॉरी, ये डाइबोरेन की संरचना है। हाँ, तो बच्चों इसके संरचना को देखते हुए हम ये देख रहे हैं, देखिए आप इसके संरचना इस प्रकार से, और ये इसकी जो संरचना है बहुत ही रोचक होती है। रोचक इस मामले में है, ये हम इसमें देख रहे हैं, देखिए आप, ये डाइबोरेन की संरचना में इसके चारों कोनों में हाइड्रोजन परमाणु स्थित हैं। 1, 2, 3 और 4, ये चारों परमाणु हैं और ये 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। उसके बीच में एक ही तल पर ये बोरान स्थित है। बोरान के ऊपर नीचे लंबवत एक एक हाइड्रोजन परमाणु और हैं ये। तो ये हाइड्रोजन परमाणु बोरान के साथ में सेतु के कार्य करते हैं, ये सेतु का कार्य करते हैं। और इसके चारों कोने में, बोरान के दोनों परमाणुओं के चारों कोने में जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, ये परमाणु जो होते हैं वो टर्मिनल का काम करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें जो बोरान हैं, ये चारों कोनों में जो बोरान हैं वो संयोजी बंध बनाने में सहायक होते हैं। संयोजी बंध बनाया जाता है इसके द्वारा। चारों कोनों में जो हाइड्रोजन पाए जाते हैं
ये और इसमें जो बोरान के पास जो एक ही तल में स्थित होते हैं, इसके ऊपर नीचे लंबवत में जो दो हाइड्रोजन हैं, ये सेतु का कार्य करते हैं। ये अर्थात इनमें जो बंध बनता है वो इस प्रकार बनता है। इसमें हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन और चारों कोनों में जो हाइड्रोजन हैं वो सहसंयोजी बंध बनाने में सहायक होते हैं। लेकिन जब एक ही तल में स्थित जो ऊपर नीचे बोरान स्थित है, उसके ऊपर नीचे जो हाइड्रोजन स्थित है, ये सेतु की तरह कार्य करते हैं और ये वास्तव में इनके पास में पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये सामान्य सहसंयोजी बंध बनाने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इसलिए इसको न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक कहते हैं। न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये इसको एक दूसरे संरचना के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक बनाने के कारण ही जो बोरान है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। लुईस अम्ल मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, एक इसमें इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला होता है, वो इलेक्ट्रॉन दाता होता है। इसको एक सूत्र द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बोरान है, अब ये बोरान जो है वो फ्लोरीन से जब क्रिया करता है, फ्लोरीन से या हाइड्रोजन से क्रिया करता है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है इस प्रकार से, इस और ये देख रहे हैं हम, क्योंकि बोरान के पास में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन तो इस प्रकार से होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये इसी प्रकार से दूसरा जो बोरान होगा वो भी होगा ये इसी प्रकार से, ये इस प्रकार से, ऐसे ये इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ये, इसलिए बोरान के जो हाइड्राइड होते हैं वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले होते हैं। क्योंकि इसमें पर्याप्त संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए सहसंयोजी बंध नहीं बना पाते, इसलिए दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं ये। तो ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, लुईस अम्ल ये। और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले होते हैं। दूसरा देखते हैं अपन जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, उसमें अमोनिया को देख लेते हैं। ये देखिए अमोनिया के पास में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे, इसको देख लीजिए आप। अमोनिया का थोड़ा सा अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, 1s2, 1s2, 2s2 और 2p3, ये इस प्रकार से। इसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये देख रहे हैं ये 3 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और 2 जो है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं ये, और ये डोनर होते हैं ये। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में ये इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में ऐसे, और यहाँ पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, ये 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इसको डोनेट करता है, ये देता है, तब ये बनते हैं। और ये कहलाता है आपका अमोनिया जो है वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार। और ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं ये। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बोलने से अच्छा ये है इलेक्ट्रॉन युग्म बोलिए। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, ग्राही माने ग्रहण करने वाला। उसी प्रकार ये है अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, डोनर जिसको बोलते हैं, दाता ये। तो ये इस प्रकार से क्रिया होती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये होगा कि ये इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। ऐसे में ये दूसरे अन्य यौगिकों से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको लुईस क्षार की तरह ये व्यवहार करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को देता है, डोनेट करता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता।
अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो गुण है, वो अगला गुण को देखने के लिए इसके आगे हम चलते हैं। तो ये है, इसके बाद में इनके ऑक्साइडों के बारे में, ऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। ये हाइड्राइड के बारे में हो गया। हाँ, तो बच्चों हम ये देख रहे थे 13वें समूह के जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में देख रहे थे। तो 13वें समूह के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, ये देख लेते हैं। 13वें समूह के जो तत्व हैं, जैसे आपको मालूम है 13वें समूह में बोरान, एल्युमिनियम, गैलीनियम, इंडियम और थेलियम ये तत्व आते हैं। ये तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को जानना है तो इनके एक सामान्य सूत्र होते हैं। उन सामान्य सूत्र के द्वारा हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार इनके सामान्य सूत्र होते हैं? ये इनके जो ऑक्साइड हैं उनके सामान्य सूत्र ये इस प्रकार हैं। सामान्य सूत्र ऑक्साइडों के M2O3 एवं इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो हाइड्रोक्साइड जो है MOH होल थ्राइस। ये इस प्रकार से इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का सामान्य सूत्र ये होता है। अर्थात M के मतलब है इस समूह के तत्व और O से मतलब है ऑक्सीजन। जब इस समूह के तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो इस प्रकार के सूत्र बनाते हैं। M बराबर है 13वें समूह के तत्व, इसमें कोई भी तत्व हो सकता है, बोरान भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, गैलीनियम, इंडियम, थेलियम कोई भी हो सकता है। तो ये M की जगह हम इस वर्ग के तत्वों को लेते हैं और ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से संयोग करेंगे ये। और ये हाइड्रोक्साइड है MOH होल थ्राइस। अब इनके ऑक्साइडों का सूत्र किस प्रकार होगा इसको देख लेते हैं और उनकी प्रवृत्ति कैसे होगी, वो क्षारीय होगा, काम्लीय होगा, इसको भी देख लेते हैं। हम बोरान के रूप में देखते हैं इसी सूत्र के आधार पर। तो बोरान का होगा B2O3, ये ऑक्साइड है इनके। ऑक्साइड्स, इसमें सबसे पहले बोरान आता है तो ये हो गया B2O3। उसके बाद में एल्युमिनियम आता है Al2O3। बस इसी सूत्र के हिसाब से अपने को रखते जाना है। तो ये है एल्युमिनियम Al2O3, उसी प्रकार से गैलीनियम Ga2O3, इंडियम इंडियम होगा In2O3 और थेलियम होगा Tl2O3। ये इस वर्ग के तत्वों के उनके ऑक्साइड हैं। ये बोरान के ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड, गैलीनियम के ऑक्साइड, इंडियम के ऑक्साइड और थेलियम के ऑक्साइड, ये ऑक्साइडों का सूत्र इसी सूत्र के हिसाब से हमने रखा हुआ है। M बराबर यहाँ पर इस वर्ग के 13वें समूह के तत्व हैं। इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड को देखते हैं। हाइड्रोक्साइड ये होगा BOH होल थ्राइस, Al सूत्रों को फिर से एक बार देख लेते हैं।
ये है AlOH होल थ्राइस और GaOH होल थ्राइस, InOH होल थ्राइस और TlOH होल थ्राइस। ये OH यदि किसी सूत्र के साथ या किसी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है तो वो उनका हाइड्रोक्साइड कहलाता है, और ये हाइड्रोक्साइड है। इसमें देखते हुए चलते हैं ये, तो ये जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं ये आम्लीय होते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी, ये भी उभयधर्मी हैं, उभयधर्मी। ये क्षारी हैं, ये क्षारी हैं और ये प्रबल क्षारी हैं, प्रबल क्षारी। ये इसका कारण जान लेते हैं हम। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, यानी बोरान से थैलियम की ओर आते हैं, तो इनका आम्लीय स्वभाव में घटती है, ये आम्लीय स्वभाव घटते जाती है। देखिए आप, ये पहला जो बोरान का जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड है वो आम्लीय होता है। ये उभयधर्मी, उभयधर्मी का अर्थ होता है जिसमें दोनों प्रकार के गुण को बताते हैं, क्षारी और आम्लीय दोनों प्रकार के गुण को बताते हैं, ये उभयधर्मी कहलाता है। ये भी उभयधर्मी है। और इंडियम के जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड हैं वो क्षारी होते हैं, ये प्रबल क्षारी होते हैं, यानी इनके ऑक्साइड जो होते हैं और हाइड्रोक्साइड वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनके आम्लीय गुण घटते जाता है। क्यों ऐसा होता है ये? उसका कारण ये है क्योंकि इनके बीच में जो MO बंध है, MO बंध, इसकी शक्ति कम हो जाती है, यानी धातुओं के साथ में जो ऑक्सीजन की बंध है वो इनकी शक्ति घटते जाती है, इसलिए घटने के कारण इनके आम्लीय गुण भी क्रमशः घटते जाता है। ये इसका मेन कारण है, ये इसको देख लेते हैं। और ये जो तत्व हैं या इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं उनके बारे में और जानते हैं रिएक्शन के द्वारा। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की आम्लीय प्रवृत्ति होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इनके आम्लीय गुण घटते जाते हैं, क्षारीय गुण बढ़ते जाते हैं। ये तो बोरान ऑक्सीजन से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाते हैं, B+O2 इट इज इक्वल टू B2O3। ये 3O2 4 और ये हो जाएगा 2। ये इस प्रकार से ये बोरान के ऑक्साइड हैं। बोरान ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ये उनके ऑक्साइड बनाते हैं, और ये आम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ये आम्लीय प्रवृत्ति का। और ये क्षारों से क्रिया करते हैं, और क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं क्रमशः, उसको भी देख लेते हैं। ये इनके जो बोरान के ऑक्साइड हैं वो क्षारों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये उसको देख लेते हैं। B2O3 अभी हमने बोरान का ऑक्साइडों के साथ में क्रिया बताया। ये जो ऑक्साइड हैं वो आम्लीय स्वभाव के होते हैं, आम्लीय स्वभाव के होते हैं। तो इसमें इसके साथ में हम क्षारों की क्रिया देख लेते हैं, और क्षार बना करके ये क्या बनाते हैं उसको देख लेते हैं। B2O3 प्लस NaOH इट इज इक्वल टू, तो ये बनता है आपका सोडियम बोरेट बनता है, Na3BO3 BO3 प्लस H2O। समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। ये है सोडियम बोरेट Na3BO3, ये बनता है। ये किस प्रकार से बनेगा उसको देख लेते हैं। ये
और इसका समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 ले आते हैं, 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये इस प्रकार समीकरण संतुलित हो गया। ये तो ये कहलाता है आपका सोडियम बोरेट कहलाता है। ये क्षारों के साथ में घुलते हैं ये, यानी इनके ऑक्साइड क्षारों के साथ में घुल करके उनके क्या बनाते हैं, इस बोरेट बनाते हैं। इसी प्रकार एल्युमिनियम का देख लेते हैं। एल्युमिनियम Al प्लस O2 इट इज इक्वल टू, ये बनता है Al2O3, Al2O3 ये बनता है। ये इनको भी समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा समीकरण, ये 3O2 और ये हो जाएगा 2, 2 दूने 4 एल्युमिनियम, 3 दूने 6 ऑक्सीजन और इधर भी 4 हो जाएगा। ये कहलाता है एल्यूमिना, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं, एल्यूमिना। ये अम्लों और क्षारों से भी क्रिया करते हैं, घुल जाते हैं। ये अम्लों के साथ में इसकी क्रिया देख लेते हैं। Al2O3 प्लस H2SO4 इट इज इक्वल टू Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड भी अम्ल और क्षारों से क्रिया करते हैं, उसमें अम्ल को लिया हमने। तो इस प्रकार से ये एल्युमिनियम के सल्फेट बनाते हैं। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 ये, और ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी इधर। दोनों ओर की परमाणु की संख्या को देख लेते हैं। देखने के पश्चात में ये दोनों ओर को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के पश्चात में ये बनता है आपका 3H2O। ये कहलाता है आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करके एल्युमिनियम के ऑक्साइड बनाते हैं। ये एल्युमिनियम सल्फेट हैं। ये तो ये हो गया इनके ऑक्साइडों के प्रवृत्ति के कारण। और इनके जो ये सब क्या होते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं। ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये हो गया 13वें समूह के तत्वों के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के बारे में। और इसके सामान्य सूत्र जो है वो ऑक्साइड के M2O3 और इनके हाइड्रोक्साइड MOH होल थ्राइस, ये इनके स्वभाव के बारे में हो गया, इनके आम्लीय गुणों के बारे में हो गया। अब इसके बाद में हम आगे के चैप्टर में दूसरे और अन्य रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।